हेलो गाइस, शुरू करते हैं क्लास 12th मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, वैसे तो रिलेशन एंड फंक्शन सब पढ़ते हो आप लोग, बुक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है, अगर आप इसका बेस नहीं पढ़ोगे ना सही से तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको बिल्कुल इजी कंसेप्ट समझना है मैथ्स का, बिल्कुल रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल रूट से समझना है, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, ये जो चैप्टर हमारे पास दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, एक रिलेशन और एक फंक्शन में। तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो रिलेशन पे कवर करेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, रिलेशन, देखो रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो है रिलेशन से को पढ़ने के लिए जो चाहिए, हमें पहली चीज चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को अगर आप स्मॉल ब्रैकेट्स में रख देते हो, जैसे ऐसे मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, इनको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है। लेकिन देखो, अगर इन्हीं दो एलिमेंट्स को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रख देता हूं तो ये बन जाता है सेट। इसको क्या बोलते हैं, सेट, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, अब देखो इस सेट में है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप इसको ऐसे लिखे ना बी कोमा ए, तब भी ये एक ही बात है, यानी कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख के कैसे भी लिखो, कोई गलत नहीं होता। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, जैसे ए कोमा बी, और आप ऑर्डर चेंज करके बी कोमा ए लिख देते हो, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता, ये आपस में अनइक्वल हो जाता है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन सेट में आप आगे पीछे ऑर्डर करके लिखो तो आपके पास चलता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। ओके, पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर पता चल गया है क्या चीज, अब पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ये होती है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखिए कैसे, क्या कहता है ये, मान लो मेरे पास ए कोई सेट है। देखिए सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, मान लो इसके अंदर दो एलिमेंट है ए कोमा बी, और बी कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर आपके पास फिर से दो एलिमेंट है 1 कोमा 2। अगर मैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं ए क्रॉस बी, तो ये क्या आएगा आपके पास, पहले देखो ए क्रॉस बी लिखा तो ए का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखो, फिर 1 को 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखो, ए को 2 के साथ, देखो पहले ए 1 के साथ फिर ए 2 के साथ। सिमिलरली अब बी को उठाओ, बी को फिर 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के रखो, फिर बी को 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के रखो। तो ये आपके पास आ गई ए क्रॉस बी, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं बी क्रॉस ए, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का पहला एलिमेंट उठाएंगे 1, 1 को दोनों ऊपर वाले ए के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखो, 1 पहले आएगा ए बाद में, 1 कोमा ए, फिर 1 को बी के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखो, फिर 2 को ए के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखो, फिर 2 को बी के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखो। ऐसे करने से अब देखो, कहने का मतलब बेटा आपके पास क्या आया, ये ए क्रॉस बी आया और ये बी क्रॉस आया, तो ऑर्डर चेंज हो गया। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। यानी कि अगर आप एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल देते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट चेंज हो जाती है आपके पास। तो देखिए, अगर आपको रिलेशन रियल में समझना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब शुरू करते हैं रिलेशन होता क्या है। देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, a relation R is defined from set A to set B
अगर एक रिलेशन आर अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या फिर प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए आर। इसका मतलब क्या है समझिए, मान लो मेरे पास ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई मैंने सेट लिया ए कोमा बी, ए कोमा बी। अगर मैं यहां पे ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, बोलो शाबाश। पहले देखो ये 1 है ए क्रॉस बी, तो ए का पहला एलिमेंट 1 है, 1 को दोनों के साथ ऑर्डर पेयर कर लिखोगा, 1 कोमा ए 1 कोमा बी हो गया। अब 2 उठाओ, 2 के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखो 2 कोमा ए फिर 2 कोमा बी, फिर अगला एलिमेंट बचा 3, 3 को ऑर्डर पेयर करके लिखो 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। अब देखो मैंने रिलेशन, अगर ए से बी में कोई रिलेशन है तो वो क्या होगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बनाना, इसका कोई एक एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और पूरा का पूरा सेट भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये है, यानी कि रिलेशन जो होता है ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस यानी कि दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑलवेज सबसेट होता है। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे, एग्जांपल से मैं मैपिंग बनाता हूं आपको। मान लो एक रिलेशन आपको डिफाइन किया है ए से बी में। अब देखो ए सेट क्या था आपके पास, जो आपने एलिमेंट्स लिखे थे वो लिखे थे 1 2 3, और बी में जो एलिमेंट थे वो थे ए कोमा बी। अब देखो जब आपने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो पहले 1 को ए से कनेक्ट किया, फिर 1 को बी से कनेक्ट किया, तो देखो दो ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना और 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना। यानी कि यहां तक अगर मैं इतना भी डिफाइन करूंगा तो भी ये रिलेशन हो गया, यानी कि सबसेट हो सकता है। यानी कि अब देखो अगर इस रिलेशन की बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 कोमा ए और 1 कोमा बी, ये बाकी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन है। अच्छा अगर मैं करूं तो आपके पास मैंने क्या 2 को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, अब इसके अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए, अब भी रिलेशन है ये, यानी कि इसके अंदर अब 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कहां तक, यहां तक। लेकिन अगर मैं 2 को बी के साथ भी कनेक्ट कर दूं तो 4 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद 3 को भी कनेक्ट करेंगे तो आपके पास 5, और इसको इसके साथ करेंगे तो 6 ऑर्डर्ड पेयर। यानी कहने का मतलब क्या, ये एक ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन है, 2 ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन है अपने आप में, और पूरे के पूरे सारे के सारे 6 के 6 ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि इस सेट में से कोई एक पार्ट भी हो सकता है, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, और सारे के सारे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। दैट इज द रिलेशन। ये आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन है। ओके ये आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, अगर मैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमें 3 रिलेशंस के बारे में जानना है यहां पे। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इन रिलेशंस के बारे में जानते हैं अच्छे से, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं अगर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखूं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। कुछ समझ नहीं आया सर, बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक ए सेट है, अब ए सेट में मान लो आपके पास 3 एलिमेंट आ रहे, 1 2 और 3, और इसका रिलेशन आपको जो डिफाइन दे रखा है, मतलब क्या कहने का मतलब रिलेशन बना रखा है आपको ए टू ए का ए के साथ रिलेशन बनाना, मतलब ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। तो वो रिलेशन अगर मैं कहूं आपको ऐसे दे रखा है बेटा, 1,1 है, 1,2 है, 2,2 है, 3,3 है, अगला 3,2 है। देखिए ये सारे एलिमेंट वही हैं जो ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं, लेकिन मैंने सारे नहीं लिखे, ये कुछ लिखे इसमें से। तो देखिए अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए,
ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए। दैट मींस देखो ये 1 है तो देखो 1 1 से कनेक्ट है, 2 है तो 2 2 से कनेक्ट है, अगर 3 है तो 3 3 से कनेक्ट है। यानी कहने का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, पहली डेफिनेशन। दूसरी बात करते हैं आपके पास सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि डेफिनेशन पहले क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर मान लो किसी रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर रिलेशन में आर है, देन इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, अगर ए कोमा बी आ रहा है तो उसी रिलेशन में बी कोमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी या फिर फॉर ईच क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा आपके पास 1 2 2 1 1 1 3 2 एंड 2 3, ये लिखा। अब देखो ध्यान से, अब मान लो मैं कहूं यहां पे अगर मेरे पास 1 2 है तो इसके अंदर 2 1 भी है। अब देखो 1 1 है तो इसको पलटोगे तो 1 1 ही आएगा, वो भी है। अब देखो 3 2 है तो 2 3 भी है। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर a b है तो b a भी होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी पेयर, हर एक पेयर के लिए। देखो जैसे 1 2 है तो 2 1 मिल गया हमें, 1 1 है तो 1 1 खुद ही ऐसा है, तो 3 2 है तो 2 3 भी है आपके पास। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जो एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं आपको। कैसे, अगर मान लो ए कोमा बी आपके पास किसी रिलेशन में आ रहा है एंड बी कोमा सी भी उसी रिलेशन में आ रहा है आपके पास, देखो ये दोनों कंडीशन गिवन है, ये भी उस रिलेशन में ये भी रिलेशन में, इट इंप्लाइज दैट, देखो कहने का मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ है। समझने के लिए, मान लो ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो इनडायरेक्टली मैं कहूं तो ए और सी भी तो आपस में भाई हुए ना, तो इसका मतलब क्या हो, उसी रिलेशन में ए और सी भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी में कोई रिलेशन है और वही रिलेशन बी सी में है तो ए और सी में भी वही रिलेशन होगा। अगर ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने लिखा एक रिलेशन में 1 2 है, ठीक है, दूसरा मैंने लिखा 2 3 है। देखो अब ध्यान से, ये 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, तो इसी रिलेशन में आपके पास 1 3 भी होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो 1 2 दैट इज ए बी, 2 3 दैट इज बी सी। देखो यहां पे b की वैल्यू 2 है तो यहां पे भी b की वैल्यू 2 है, तो a b सी। फाइनली क्या आपके पास a सी, दैट मींस 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, तो 1 3 भी सी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर है तो ये ट्रांजिटिव है। और ये किसके लिए, एक के नहीं लिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सबके लिए वो फुलफिल करनी चाहिए कंडीशन, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, तीनों टाइप की डेफिनेशन आपको समझ आई, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है ये। तो आपके पास तीनों टाइप के रिलेशन आपको समझ आ गए। अब देखिए, जो भी रिलेशन तीनों यानी कि रिफ्लेक्सिव होए, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होए प्लस सिमेट्रिक होए और प्लस में ट्रांजिटिव होए, जो भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा उस रिलेशन का एक नाम बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिलेशन के बारे में समझ आया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए, पढ़िए इसको सही से। अब अगले वीडियो में आपको इसकी प्रॉब्लम्स के साथ आऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके। थैंक यू।